जैसा कि हमने देखा कि पत्थर का जो उद्योग है, वो पत्थर का उद्योग जो है वो आज भी, आज आधुनिक युग में भी हम देखें, आधुनिक राजस्थान का जो पत्थर है, विशेष करके जो मार्बल का जो पत्थर है और जो धौलपुर का जो पत्थर है, ये स्लेटी रंग का जो धौलपुर का जो पत्थर है और जो पिंक पत्थर है, उसी पिंक पत्थर के नाम पर जयपुर का नाम पिंक सिटी के रूप में हमें देखने को मिलता है। इस पत्थर का आज भी निर्यात विदेशों में होता है और ये पत्थर बड़ा मजबूत हुआ करता था। तो उस समय मध्यकालीन राजस्थान में पत्थर उद्योग बहुत अपने अच्छे प्रगति पर था। इसके साथ ही राजस्थान में हम देखें कि कागज बनाने का उद्योग भी महत्व का रहा था। गोसुंडा तथा सवाई माधोपुर में हाथ के कागज बनाए जाते थे। इसका उपयोग बही खातों तथा दस्तावेजों के निर्माण के लिए किया जाता था। यह कागज मोटाई और मजबूती के लिए उपयोगी माना जाता था। मध्ययुगीन राजस्थान में नमक उद्योग का भी उन्नत अवस्था में था। राजस्थान में जोधपुर में सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा, फलोदी और नावा में बढ़िया किस्म का नमक तैयार किया जाता था। लूण, करनसर, छपूर, बीकानेर, कानौद, जैसलमेर आदि में घटिया किस्म का नमक तैयार होता था। इस तरह हम देखें कि नमक उद्योग जो है, या नमक की झीलों के कारण जो है, विशेष रूप से नमक का उद्योग जो था, ये यहाँ की जो प्राकृतिक स्थिति, यहाँ जो नमक की झीलें पाई जाती है, उस कारण नमक का उद्योग भी यहाँ पर बड़ा फला फूला। पशुधन, राजस्थान में अनेक पशुधन के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है। पशुओं के चमड़े से घी, तेल आदि द्रव पदार्थों के रखने के सींदड़े, डाल, तलवार, म्यान, घोड़े की साज, काठी आदि का निर्माण किया जाता था। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में चमड़े का सामान बनाया जाता था। रंग बनाने तथा लाख के उद्योग का भी यहाँ पर प्रचलन हमें देखने को मिलता है। कोटा और मोठियारा, मेवाड़ में गुलाब का इत्र और गुलाब जल तैयार किया जाता था। यहाँ पर गुलाब की खेती की जाती थी और विशेष करके चैत्री गुलाब को लेकर के हम देखें कि हल्दी घाटी का जो खमनौर क्षेत्र है, ये भी चैत्री गुलाब को लेकर के बड़ा प्रसिद्ध रहा है और यहाँ का जो इत्र है वो अपनी एक विशेष पहचान आज भी रखता है। और यहाँ का जो गुलाब जल है वो भी एक अपनी पहचान रखता है। पुष्कर के आसपास का क्षेत्र भी गुलाब जल और इत्र को लेकर के प्रसिद्ध आज भी है, जो मध्यकाल से ही चला आ रहा है। सवाई माधोपुर में खसखस का इत्र बनाया बनता था। जयपुर का बना केवड़े का इत्र भी प्रसिद्ध था। प्रतापगढ़ में काज पर नक्काशी का काम होता था। यह काज पर नक्काशी का काम आज भी थेवा कला के रूप में हमें देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि इस थेवा कला को, ये जो के जो कलाकार हैं, उन्हें कई राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। और आज भी विवाह समारोह वगैरह घर परिवार में इस थेवा कला के आभूषण बनाए जाते हैं। कोटा में आतिशबाजी का सामान तथा उदयपुर में साबुन बनाया जाता था। जालौर में घोड़े की काठियां तथा मालपुरा में बंदूक की खोलियां बनाई जाती थी। प्रतापगढ़ और उदयपुर में अफीम तैयार की जाती थी। शराब का उद्योग भी उन्नत अवस्था में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देखें कि विशेष करके जो जंगलों में जो महू नामक जो वृक्ष था, जिसको मऊड़ा कहा जाता है देशी भाषा में, इस वृक्ष के जो फल आते थे, उन फलों के आधार पर देशी शराब का निर्माण किया जाता था। और यह देखें कि परंपरागत रूप से मध्यकाल से लेकर के आज भी हमें आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में, जंगल के क्षेत्र में ये उद्योग, गृह उद्योग और ग्रामीण स्तर का उद्योग हमें देखने को मिलता है। और आज भी बहुत से परिवार इसी पर अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं। छोटी मोटी कृषि के साथ में वो उनके खेतों पर पाए जाने वाले और महुओं की विशेष रूप से खेती की जाती है। महुओं के पेड़ लगाए जाते हैं क्योंकि उसका जो फल है, वो फल अब इस उपयोग के बाद में पशुओं के खाने के लिए काम में भी आता है। और उसकी जो टहनियाँ, छाल वगैरह है, वो भी पशुओं के लिए लाभकारी होती है। तो इस तरह हम देखें कि ये जो शराब उद्योग है, यहाँ पर उस समय मध्यकाल में भी बड़ी उन्नत अवस्था में था। और आज भी हम देखें तो यह परंपरागत उद्योग आज भी बड़ा फला फूला सा है। खनिज एवं खाने, राजस्थान में चांदी तथा तांबा, लोहा, जस्ता, सीसा, अभ्रक, संगमरमर, इमारती पत्थर आदि खानों से निकाले जाते थे। उदयपुर में जावर माइंस, जो कि एक प्रसिद्ध स्थान रहा है, जिसको जावरा कहा जाता था, नामक स्थान पर चांदी विपुल मात्रा में निकाली जाती थी। और लगातार हम देखें कि ये प्राचीन मेवाड़ से ही, प्राचीन भारत में हम देखें, प्राचीन मेवाड़ से ही यहाँ पर चांदी का उत्खनन होता चला आया था, जो कि मध्यकाल में भी हमें अनवरत रूप से देखने को मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि मध्यकालीन राजस्थान में ही नहीं, अपितु आधुनिक राजस्थान की भी अगर राजस्व की नींव अगर किसी को
रीढ़ की जो हड्डी है, वो जो मेरुदंड है आर्थिक का, वह जावर से प्राप्त होने वाले इस खान को माना जाता है। वहां से जो विपुल मात्रा में जो चांदी प्राप्त की जाती है, वह आज भी राजस्व का मुख्य आधार बनी हुई है। उदयपुर, जयपुर, अलवर, जोधपुर और आदि राज्यों में शीशे की खानें भी थी। खेतड़ी व सिंगानिया नामक स्थान पर तांबा मिलता था, इसीलिए खेतड़ी की नगरी को आज भी कॉपर की नगरी कहा जाता है, तांबे की नगरी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर खेतड़ी में बहुत आयत से तांबा प्राप्त होता है। आज विश्व, भारत के ही नहीं अभी विश्व के मानचित्र पर हम देखें कि खेतड़ी को तांबे की नगरी के रूप में संज्ञायित किया गया है। तो ये जो तांबा प्राप्त करने की जो विधियां हैं, ये हम देखें कि प्राचीन काल से ही भारत में चली आ रही थी। इसीलिए ताम्रयुगीन सभ्यताओं के समय से हम देखें कि यहाँ पर तांबा प्राप्त किया जाता था। मध्यकाल में यह व्यवसाय उन्नत था और आज भी आधुनिक राजस्थान में भी बड़ी उन्नतावस्था में है। जयपुर, कोटा, अलवर और उदयपुर में लोहे की खानें थी। शाहपुरा, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर और अजमेर में अब्रक की खानें थी। जिप्सम सेलखेड़ी की जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर तथा भीलवाड़ा में भी कई प्रकार की खानें हमें देखने को मिलती है। इनमें विशेष रूप से जिक्र किया जाता है मकराना की खान का। नायला जयपुर, जीरी अलवर, राजनगर उदयपुर आदि में संगमरमर पत्थर की कई खानें हैं, जिसमें अलग अलग तरह का जो संगमरमर का जो पत्थर है वो पाया जाता है, जिसे ग्रीन मार्बल के रूप में, पिंक मार्बल के रूप में, व्हाइट मार्बल के रूप में हमें उसका निर्यात भी किया जाता है। बहुत से एशिया के बहुत से नगरों में उसका निर्यात होता है। इस तरह हम देखें कि ये जो इमारती पत्थर की खानें यहाँ पर राज्य में विद्यमान थी और अलग अलग जगह पर हमें ये खानें देखने को मिलती है। और ग्रेनाइट का जो पत्थर है वह भी यहाँ से प्राप्त किया जाता था। और मध्यकाल से चली आ रही परंपरा आधुनिक राजस्थान में भी हम देखें कि ग्रेनाइट को लेकर के राजस्थान विशेष रूप से प्रसिद्ध रहा है। और मकराना का जो मार्बल है, ऐसा माना जाता है कि मकराना का मार्बल का जब ताजमहल बनाया गया था तब भी मकराने के मार्बल को उसमें लगाया गया था। और आज जो ताजमहल की जो खूबसूरती है उसमें राजस्थान के मकराना का पूरा योगदान माना जाता है। यह मध्यकाल में मकराना का मार्बल ताजमहल बनाने के लिए भी जाता था। इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि किस तरह से राजस्थान के अंदर जो मार्बल उद्योग जो है, जो पत्थर उद्योग जो है, वो समुन्नत अवस्था में था। मजदूरी तथा वेतन, उद्योगों में लगे हुए मजदूरों को नाम मात्र का पारिश्रमिक मिलता था। तत्कालीन रिकॉर्ड से ज्ञात होता है कि साधारण शिल्पों को 4 आने के हिसाब से दैनिक पारिश्रमिक मिलता था तथा अच्छे शिल्पी को 6 से 8 आने दिए जाते थे। एक साधारण मजदूर को 2 आने तथा कुशल मजदूर को 3 आने मिलते थे। सुनार या दर्जी को भी दैनिक भत्ता 6 आने के लगभग दिए जाते थे। मिस्त्री को 1 रुपया 2 आने के लगभग दिया जाता था। कुछ मजदूरों को अनाज पर भी रखा जाता था। अनाज के बदले उनसे काम कराया जाता था अथवा काम के बदले उनको अनाज मिलता था। यहां पर मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि हम देखें कि आधुनिक राजस्थान में जब राजस्थान सरकार के द्वारा अंत्योदय योजना शुरू की गई थी, उस अंत्योदय योजना का जो मूल मंत्र था, मूल वाक्य था, मुख्य ध्येय था और मुख्य जो कार्य पद्धति थी वह थी काम के बदले अनाज योजना। और इसको लेकर के राजस्थान के अंदर राजस्थान ने काफी प्रसिद्धि भी प्राप्त की थी और इससे काफी जो सामान्य गरीब जनता है उनको बड़ा फायदा मिला था। तो ये जो इसका जो अंत्योदय योजना जिसको नाम दिया गया था, इसका मूल रूप हमें मध्यकालीन राजस्थान में देखने को मिलता है, जहां पर राज्य के द्वारा स्थायी निर्माण के लिए, बांधों के निर्माण के लिए, नदियों के निर्माण के लिए, आवासों के निर्माण के लिए, महलों के, दुर्गों के निर्माण के लिए इन मजदूरों के द्वारा काम कराया जाता था और उसके बदले में उनको अनाज दिया जाता था। इसे कालांतर में अंत्योदय योजना के नाम से पुकारा गया। और यह हम देखें कि आज भी राज समुद्र या जय समुद्र झील के जो पत्थर, जो सीढ़ियों के जो पत्थर जड़े हुए हैं, उनके ऊपर हमें देखते हैं कि बहुत से लोगों के खेमा, पीमा, बीमा आदि इस तरह के नाम अलग अलग पत्थरों पर देखने को मिलते हैं। उससे ये तय होता था कि उस समय जो है मतलब कि विभिन्न प्रकार के जो मजदूर थे वो
राज्य में इस तरह का कार्य किया करते थे और अकाल और दुष्काल की स्थितियों में इस तरह के कार्य चलाए जाते थे। और उसी योजना का एक विस्तृत रूप हमें आज महानरेगा के रूप में देखने को मिलता है। ये जो नरेगा जो रोजगार गारंटी कार्यक्रम के रूप में हम आज आधुनिक रूप में देखते हैं, ये इसका रूप जो है हमें उस समय मध्यकाल में किस तरह से आपातकालीन स्थितियों में अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, प्राकृतिक बाधाओं के समय में वो जिनके पास कोई कृषि या पशुधन की कोई आजीविका नहीं थी, उद्योग धंधे नहीं थे, ऐसे खेतिहर या ऐसे मजदूरों के द्वारा इस तरह का कार्य जो था वो आपातकाल में कराया जाता था और उसके बदले में उनको अनाज दिया जाता था। तो ये मध्ययुगीन राजस्थान की जो कुल परंपराएं थी, वो परंपराएं आज हमें आधुनिक योजनाओं के रूप में देखने को मिलती है। इतिहास के इस तथ्य को इतिहास के माध्यम से जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं जो आज हम जिस रूप में पाते हैं, उनका मूल बीज कहीं के में राजस्थान के मध्यकाल में देखने को मिलता है। कोटा में शिल्पियों को 14 छटांग तथा साधारण मजदूरों को 6 छटांग के अनाज दिया जाता था। चौकीदार, बागवान तथा मेहतरों को 2-2 रुपए, 3-3 रुपए मासिक वेतन मिलता था। घरेलू नौकरानियों को प्रत्येक वर्ष में 2 बार अनाज दिया जाता था, जो 9 मन या 10 मन से अधिक होता था। लेखक, पौधदार, लेखक आदि का वेतन 12 रुपए से लेकर 30 रुपए तक होता था। कोटा के रिकॉर्ड के आधार पर उच्च अधिकारी को 28 रुपए प्रति मासिक मिलते थे, लेखाकार को 11 रुपए और साधारण क्लर्क को 5 रुपए मासिक दिए जाते थे। वस्तुओं के मूल्य। मध्ययुगीन राजस्थान में वस्तुओं के दाम बहुत सस्ते थे। कोटा और जयपुर के रिकॉर्ड से ज्ञात होता है कि 10 मन गेहूं के दाम 14 रुपए से लेकर के 16 रुपए तक होता था। 1 मन दाल की कीमत 1 रुपया तथा 1 मन घी का मूल्य 25 रुपए से लेकर 50 रुपए तक रहता था। एक साधारण साड़ी का मूल्य 2 रुपया था और एक पगड़ी का मूल्य लगभग भी 2 रुपये ही था और एक अच्छी साड़ी का दाम 12 रुपए से लेकर के 19 रुपए तक था। साधारणतया मोटा कपड़ा 2 या 3 रुपए में 10 गज तक खरीदा जा सकता था। एक बढ़िया किनारीदार या कामदार साड़ी 12 से 70 रुपए में मिलती थी। चीजों के कम दाम का कारण सस्ती मजदूरी था। मध्ययुगीन राजस्थान में पशुओं के मूल्य भी पर्याप्त सस्ते थे। एक ऊंट का मूल्य 12 रुपए से लेकर 35 रुपए तक होता था और एक साधारण घोड़े का मूल्य 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक था। बैल का मूल्य 12 रुपए से लेकर 27 रुपए तक था, परंतु अच्छी नस्ल के घोड़े, ऊंट और बैल 300 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक में भी खरीदे जाते थे। इसलिए हम देखें कि यहाँ पर पशु मेले का जो एक मध्यकालीन परंपरा में देखने को मिलती है और आधुनिक राजस्थान में भी हम देखें कि बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आज भी पशु मेले लगते हैं और राज्य सरकार के द्वारा वो प्रायोजित किए जाते हैं। इन पशु मेलों की जो परंपरा है, वो पशु मेलों की जो परंपरा है वो हमें मध्यकाल से देखने को मिलती है। मध्यकाल में ऐसे अनेक प्रमाण हैं जिसके आधार पर यह माना जा सकता है कि ये जो यहाँ पर विदेशी स्थानों से भी, भारत के बाहर से भी और भारत के अन्य स्थानों से भी यहाँ पर घोड़े की मंडियां लगती थी, पशुओं की मंडियां लगती थी और जहां पर घोड़े की खरीद फरोख्त हुआ करती थी। हम अपने आप में एक एग्जाम्पल देखें तो महाराणा प्रताप का जो प्रिय अश्व है चेतक, वह चेतक मूलतः अरबी नस्ल का अश्व माना जाता है और अरबी नस्ल का जो अश्व है उसमें उनके पिता महाराणा उदय सिंह के समय बैक्टीरिया से होते हुए यहाँ पर बिकने के लिए व्यापारी आते थे और उन्हीं से यह अरबी नस्ल का जो घोड़ा था वह खरीदा गया था। तो इस तरह हम देखते हैं कि मध्यकाल के अंदर जो अश्वों का जो व्यापार है, जो पशुओं का जो व्यापार है, वह सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं अपितु विदेश स्तर पर भी, विदेशों से भी यहाँ पर अच्छी चीजें बिकने के लिए आती थी। तो ये उस समय के जो व्यापार है, उस व्यापार की एक उन्नतावस्था का द्योतक है कि आयात निर्यात जो है वो बिना यातायात के साधनों के भी, इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी, सड़क मार्गों के न होते हुए, यातायात के साधनों के न होते हुए भी इस तरह का व्यापार हमें उस समय भी देखने को मिलता है। इस तरह से बहुत सी नस्लों के जो घोड़े थे, बहुत सी नस्लों की जो
ऊंट थे और बहुत से नस्लों के जो बैल थे। हम देखें कि जो नागौरी बैल जो है, नागौरी गाय जो है, गुजरात की जो गिर के जो बैल हैं, गिर की जो गायें हैं, वे भी बड़ी प्रसिद्ध रही है। हरियाणा की गायें भी प्रसिद्ध रही है। तो ये मध्यकाल में जो है कि इस तरह का जो पशुओं का जो बिजनेस था, पशुओं का जो उद्योग था, वो बड़ा समुन्नत अवस्था में हमें देखने को मिलता है। और इसी कारण से चूंकि कृषि मुख्य व्यवसाय था और कृषि पशु जो था वो कृषि पर आधारित था, तो पशुओं के लिए यह काल जो था, चूंकि कृषि में पशुओं का काम भी लिया जाता था, उनके मलमूत्र से खाद भी बनाई जाती थी, उनके शरीर से खेतों को जोतने का, खेतों को बीज बोने का, खेतों को भूमि को समतल करने का कार्य किया जाता था। ऊंट बैल आदि से यातायात की गाड़ियों के रूप में भी उनका उपयोग किया जाता था। तो इस तरह से उस समय का जो ये पशु व्यापार है, ये पशु व्यापार हमें जो है वो बड़ा मतलब कि लोकप्रिय और साथ ही बड़ा समुन्नत अवस्था में देखने को मिलता है। कृषि के लिए दो मुख्य चीजें थी, एक तो सिंचाई और दूसरे थे पशु। तो इस कारण हम देखें कि पशु जो है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में, महत्वपूर्ण व्यापार के रूप में हमें देखने को मिलता है। पशुपालन दूध के लिए भी किया जाता था, गायों का दूध के लिए पशुपालन होता था, बकरियों का होता था, और भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पशुपालन किया जाता था। तो राजस्थान का जो रेगिस्तानी भाग है उसमें भेड़ों का पशुपालन होता था, जिनके द्वारा ऊन प्राप्त की जाती थी, और उनके बड़े बड़े वो ऊन की क्वालिटी के आधार पर भी उन भेड़ों की कीमतें तय होती थी। और अन्य क्षेत्रों में भी बकरी और गाय, इनके दूध के द्वारा। तो इस तरह हम देखें कि ये जो पशुओं का जो उद्योग है, ये उस मध्यकालीन राजस्थान में बड़ा फला फूला था। मध्ययुगीन राजस्थान में व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। स्थानीय व्यापार छोटी छोटी गलियों के सभी वस्तुओं को लेकर के होता था। विशिष्ट वस्तुओं के विशिष्ट बाजार हुआ करते थे। स्थानीय मंडियों या हाटों के सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती थी। पुष्कर, परवत्सर, नागौर आदि स्थानों में पशुओं के बड़े बड़े मेले लगते थे। इन मेलों में दूर दूर के लोग आते थे और पशुओं तथा अन्य वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे। राज्य की ओर से उन व्यापारियों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती थी। जैसलमेर और बीकानेर से ऊन, कोटा से कई रुई तथा प्रतापगढ़ से अफीम खरीदी जाती थी। इस तरह हम देखें कि व्यापार और वाणिज्य की जो अवस्था थी, ये बड़ी मध्यकाल में बड़ी उन्नत अवस्था थी। और इस चैप्टर का आखिरी भाग जो है हम आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।